अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसे कि आप देख ही रहे हैं और आप जानते ही हैं कि हमारे साथ जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट तारिक फतेह साहब हैं। तो हम उनसे थोड़ी बात करेंगे जो एक दो यहाँ पर इंसिडेंट्स भी हुए हैं और दूसरी जो न्यूज अपडेट्स जिसे कह लें उसके ऊपर हम तारिक साहब से पूछेंगे, उनके कमेंट्स लेंगे। उनसे बेहतर कौन हमें गाइड कर सकता है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पाकिस्तान ने देखा कि कई न्यूज चल रही है। सबसे पहले सर एक इंसिडेंट हुआ था लाहौर मोटरवे के ऊपर। उधर बड़ी अजीब अजीब से कमेंट्स हमारे जो उनके एडवाइजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने भी दिए। और जो वहां के जो पुलिस स्टेशन है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे उन साहिबा को। तो आप समझते हैं कि ये पहले भी होता रहा है या ये कि ये अब इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो हैंडल नहीं कर पा रही? मेरे हिसाब से दो चीजें हुई हैं जो मैं बाहर से देख रहा हूं कि पाकिस्तान की जो खवातीन हैं वो ज़रा ज़्यादा आउटस्पोकन हो रही हैं, जो मिडिल क्लास की हैं। दे आर मोर मोबाइल, गाड़ियाँ चला रही हैं। खैर 1950s में अगर आप जाएं तो लाहौर वॉज फुल ऑफ बाइसिकल्स। लड़कियां बाइसिकल्स चलाती थीं, अब तो ख़त्म ही हो गया वो सिलसिला। बट ये शॉक जो है उन लोगों को विजुअल शॉक लग रहा है जिन्होंने अपनी बीवियों और बेटियों को घर में बंद किया हुआ, और जो इंतहाई एक्सट्रीम सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की नतीजे में पाकिस्तान में निकल रहे हैं। और दे कैनॉट अंडरस्टैंड कि औरत एक इंडिविजुअल है। ये 1948 में जो यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिस पे पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने पाकिस्तान में वो पढ़ा हो कभी, ना उसको कुछ समझा हो। अब सिलसिला ये है कि एक रात को एक माँ अपने बच्चों के साथ ड्राइव कर रही है, तो पहला सवाल पाकिस्तानी पंजाबी मर्द के जहन में ये आता है, वो की कर रही सी होते। दैट इज द नेचुरल डिफॉल्ट रिएक्शन ऑफ अ माइंडसेट जिसके अंदर औरत मलकियत होती है, बाप की होती है, छोटे भाई तक की भी होती है, शौहर की होती, बाप, हर कोई जो है वो उसका उसका ऑनर और उसकी जो इज्जत है वो उसका वजन औरत बेटी उठाती है। बेटा तो कभी भी नहीं उठाता। बेटा कत्ल भी कर दे, स्मगलिंग में पकड़ा जाए, पिज्जे की दुकानें लगा ले, वो कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता खानदान की इज्जत के लिए। औरत के साथ मसला ये है कि जैसे ये पिज्जा का अभी स्कैंडल चला, तो उसको स्कैंडल उसी वक्त होता अगर उस औरत के साथ किसी गैर मर्द को जोड़ दिया जाता और उस कॉन्स्पिरेसी को सेक्सुअलाइज कर दिया जाता। ये बहुत ही डिप्रेस्ड किस्म की पॉपुलेशन है जो नेचुरल एक एग्जिस्टेंस है मर्द और औरत की फ्रॉम द टीनेज ईयर्स ऊपर तक। ना ये बच्ची को शादी करने देते हैं अपनी मर्जी से, ना उसे बाहर जाने देते हैं। उन घरों में जहाँ थोड़ा आप समझिए लिबरल माहौल है, वो भी इंडिजिनस पाकिस्तानी तरीके से नहीं करते। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो वेस्टर्नाइज हैं। आप ये भी देखिए कि वो जो आंटियां क्लब्स में हैं या किटी पार्टीज में हैं, दे डोंट से दे आर नेचुरली डूइंग व्हाट अ वुमन शुड डू। वो कहते हैं ये वेस्टर्नाइज लोग हैं। वेस्टर्नाइज कैसे हो सकता है जबकि हमारे जो दो बेसिस हैं कल्चर के, एक हिंदुस्तान और दूसरा हमारा जो मजहबी कल्चर आता है यानी अरब दुनिया से, दोनों में कहीं ना घूंघट ना बुर्के का जिक्र है, ना उसमें औरत का मर्द से अलग होने का कोई है। हिंद को देखिए तो वो कलेजा खा रही है, हैं?
खदीजा को देखिए तो वो अपने से 15 साल कम उम्र के अपने एम्प्लॉय को शादी का प्रपोजल दे रही है। अब तो ये आप सोच भी नहीं सकते, कहीं जिक्र नहीं है ये निकाब का पूरे आपके उसमें, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आपने बच्ची को 2-3 साल की उम्र से एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ डिजायर, कि अब ये बाप इसको किसी सूरत बेचेगा। बिल्कुल यही है, पार्डन माय रफ लैंग्वेज, दिस इज हाउ इट इज डन। अपना बोझ उतार के वो किसी और के घर जाएगा और वो रोते हुए बारात जाएगी। ट्रेडिशनल कई दफा दुल्हन जो होती है उसको आंसू नहीं आ रहे हैं तो थप्पड़ पड़ता है कि कुछ तो आंसू बहाओ, फिर वो आर्टिफिशियली रोती है। आई डोंट नो अगर ये बंद हो चुका है, बट आई हैव सीन दिस एज अ चाइल्ड, एज एन एडल्ट। तो वी आर सब्जेक्ट टू अ वेरी आर्टिफिशियल ethic that has nothing to do with Indian और Islamic values. पाकिस्तान तो खैर इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी, ये तो जोड़ के रखा हुआ, लेकिन जो फ्यूडल सिस्टम है या ट्राइबल सिस्टम है या बिल्कुल गैर अननेचुरल जो एटीट्यूड है एक मेल और वुमेन फीमेल का, वो हमने अडॉप्ट किया। एंड जब तक ये होगा उस वक्त तक एक क्राइसिस रहेगा, नॉर्मल बच्चे ही नहीं पैदा हो सकते। आई डोंट एवर रिकॉल कि मेरे पेरेंट्स ने को मैंने देखा हो गले में हाथ डाल के बैठे हुए हो। आई नेवर सॉ दैट, आई नेवर सॉ एनीवन। हमारी एक आंटी थी मुमानी जो इटालियन थी, उनको हम फैसिनेशन से देखते थे कि हाउ शी वाज इंटरैक्टिंग विद माय अंकल, व्हिच वाज क्वाइट, हालांकि माय ग्रैंडमदर वाज आल्सो फ्रेंच बट आई वाज नेवर देयर। तो ये एक जो मसनूई किस्म की एथिक्स और मोरालिटी है, उसमें तो यही होगा कि औरत बच्चों के साथ क्या कर रही थी इस टाइम पे, क्यों अकेले गई थी, इसको कोई मर्द नहीं मिला था साथ जाने के लिए। तो बेसिक इंसान नहीं समझते औरत को। लेकिन सर एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे अब अभी इस इंसिडेंट के बाद जो है वो एक तरफ तो ये कहा गया, जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये क्योंकि मुल्क में फहाशी बहुत फैल रही है इस वजह से ये रेप हो रहे हैं, उसके तो ऊपर जियो वालों ने कह रहे हैं ना, वो अपनी वो उस फहाशी की बात कर रहे हैं जो वो खुद जिसमें मुब्तला हैं। वो बेचारा इम द डिम ये समझता है कि सब लोग वही कर रहे हैं जो ये करता था। लेकिन सर जब जियो वालों ने रिपोर्ट चलाई, उन्होंने खास इनके इस बयान के ऊपर जो है शाहजेब खानजादा के शो में उन्होंने कुछ रिपोर्ट चलाई, तो उसमें सबसे ज्यादा जो रेप है और इस तरह के इंसिडेंट है वो इस्लामिक कंट्रीज में उन्होंने बताया, जबकि जो यूरोप और अमेरिका और इस तरह की वहां पे इतना रुझान नहीं जितना इस तरफ है जहां पे इतनी ज्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटीज रहती हैं। दूसरा सर हसन निसार साहब हालांकि मुझे बड़े पसंद है, बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने एक पहले अजीब सी बात की, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि वो औरत मर जाती, कार एक्सीडेंट हो जाता मर जाती, क्यों उसमें औरत की क्या गलती है जो वो मर जाती। तो बाद में खैर उन्होंने अपना एक और कोई वीडियो रिलीज किया, उसमें वो कुछ और बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंड में पहुंच उधर ही जाते थे कि नहीं बच्चों के सामने ऐसे हुआ, उसके बजाय इस औरत को चाहिए था कि ये किसी एक्सीडेंट में मर जाती लेकिन ये ना होता। तो हर चीज में हम औरत को ही इल्जाम क्यों देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ ही मुसलमानों या पाकिस्तानियों की बात नहीं है। जब पार्टीशन हुई तो हमारे जो सिख बहन भाई हैं जिनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, तो वो बड़ी फख्र से ये बात बताते हैं कि हमने अपनी औरतों से कहा कि कुओं में छलांग मार दो। तो वो तू क्यों नहीं खुद छलांग, तूने क्यों नहीं मारी छलांग? ये इज नथिंग टू प्राउड ऑफ कि हमारी औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग मार दी। अरे तेरी इज्जत का कहाँ हुआ जो तू भाग जाता आ रहा है, या तो लड़ते हुए मर जाता, भगोड़े तू क्यों गया उधर बीवियों को बच्चियों बेटियों को छोड़ के। लेकिन दिस इज अ वेरी ट्विस्टेड स्टेट ऑफ माइंड जो 1000 साल मुसलमानों ने जो नॉर्दर्न इंडिया पे हुकूमत की है,
ये एक बड़ी बिजार किस्म की वैल्यू सिस्टम छोड़ के गए हैं घूंघट का। जबकि अब अगर आप इंडिया की पूरी तारीख में देखें, सेक्सुअलिटी वाज पार्ट ऑफ देयर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आप पुराना आर्किटेक्चर देखिए, अलोड़ा केव्स जाके देखिए, कहीं पे बिहार में चले जाएं, उड़ीसा में, हर जगह ये हमें कामा सूत्र हिंदुस्तान से है, बाकी तो आप छोड़ दें। ये अब मुसीबत हो गई कि इस औरत का अब किया क्या जाए। ये देखने में अच्छी लगती है, हम बदसूरत होते हैं, सारे पेट निकले हुए मर्द चले जा रहे हैं, अब क्या करें, उसको इल्जाम लगा दो। हमसे ज्यादा अगली देसी तो दुनिया में मर्द तो है ही नहीं मार्केट में। पेट निकला होता है, पैंट नीचे बंधी होती है, आउट ऑफ फैशन कपड़े पहने होते हैं, जूते टेढ़े होते हैं, आपको एयरपोर्ट पे नजर आ जाएगा कि कौन देसी है इस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के खित्ते से। औरतें कैसी होती हैं और मर्द कैसे होती हैं, तो आपको फर्क साफ जाहिर है। अब वहां वो बैठा हुआ है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, ना उसने कभी एक्सरसाइज करनी, ना शक्ल ठीक करनी, ना उसने बाल बनाने, कुछ नहीं करना, बस वो इस चक्कर में बैठा हुआ है कि जब तक उसको औरत नसीब नहीं होती है वो बस देखता रहता है इधर उधर। जब औरत नसीब हो जाती है तो वो देखता रहता है कि मैं मिस तो नहीं कर गया, तो फिर वो कहता है मैं तो 4 भी कर सकता हूँ। 4 करने के बाद भी वो 200 पे रुके हैं। ये जितने आपके जो लीडर थे ना, नवाब वजाहत अली खान की 200 बीवियां और कुछ 400 लौंडियां गई थी कलकत्ता जब उनको निकाला गया वहां से। कोई मैं आपको किताब यहीं पढ़ी, मैं आपको ये दिखाऊं, ये है द नेकेड मुगल्स। ये आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक एक वहां से भगोड़ा आया हुआ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से यहाँ आके 200 बीवियां रखी हुई, 13 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। सर वो जो महाराजा वगैरह होते थे उन्हें भी कहते थे ना 200 रानी, और वो शायद फैशन होगा। ना भाई, वो तो कर रहे हैं, उन्होंने ठेका थोड़ी लिया कि हमारा, उनका तो कल्चर ही है कि सेक्सुअलिटी इज नॉट एन इशू। ये तो हमारा इशू है ना। उन्होंने तो बोरियों के अंदर औरतों को बंद करके नहीं रखा हुआ, कामा जरा टाइट करके ना, वो भी छोटे भाई से पिटवाते हैं। बच्ची स्कूल जा रही होती, छोटा भाई पीछे जाता है देखना, अबे देखना कोई किसी से बात नहीं कर रही है। 10 साल छोटा भाई चला जा रहा होता है पीछे। गांव वाँव में तो फिर भी थोड़ा अकल होती है, लोगों को रिलैक्स करने का मौका मिलता है, काम करना होता है औरतों ने फील्ड्स में, वो कहाँ बुर्का पहनेगी। ये नखरे तो सारे वहीं के हैं ना, शहर के। सर आपको याद है कंदील बलोच एक लड़की हुआ करती थी, उसी के भाई ने उसको मार दिया था, इतना बोला गया। बताए ना, वो सिर्फ क्यों कि खुद इतना बदसूरत था कि वो अपनी खूबसूरत बहन को नहीं देख पाया कि अरे सारी दुनिया को ये कर रही है, बता रही है। इस्लामिक कंट्रीज में अ वुमन इज पीस ऑफ प्रॉपर्टी टू बी कल्टिवेटेड, नर्चर्ड, सोल्ड, बॉट। आप स्लेवरी कब खत्म हुई है इस्लामिक वर्ल्ड में? अभी खत्म नहीं हुई बादवे में। मॉरिटानिया, माली, लिबिया, अब तक स्लेवरी चल रही है। तमाम नॉर्थ अमेरिका में जो स्लेव्स और मर्द बेचे गए, ये मुसलमान अरबों ने जाके अफ्रीका की औरतों मर्दों को पकड़ के अंग्रेजों के हाथ बेच बेच के कितने मिलियन भेजे। तो औरत की इज्जत करना, ये बात करना और सर झुकाना और ये सब बेकार है। तुमने जब हरकतें की हैं तुर्कों के, देखिए यूरोप की किंगडम्स और टर्किश सल्तनत के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस ये होता है कि कैथोलिसिज्म में उसकी एक ही बीवी होती होंगी, दाश्ता उसकी कॉन्क्यूबाइंस होती होंगी, लेकिन लेजिटिमेट एक ही बीवी होती है और उसका सबसे बड़ा बेटा उसका वो होता है हेयर ऑफ द थ्रोन। हमारे यहाँ बीवियां ही जब आपकी लेजिटिमेट हैं 200, तो हर माँ अपने बेटे को लेके अगली बादशाह बनने के लिए किसको जहर पिला रही होती थी, जो ऊपर का हिस्सा था, इलीट था,
ऑटोमन एम्पायर का, दैट वाज टोटल कैटास्ट्रॉफिक कि हर बंदे के मरने के बाद माओं के सिविल वॉर चलती थी। तो हमारे यहाँ ये तो नहीं ना कि बड़ी अम्मा कौन है और छोटी अम्मा कौन है ना, जिसके ज्यादा बेटे हैं वो उतना बड़ा, और वो अपने बेटों की गेम चलाती थी और फिर उसमें खून खराबा होता था। ये मुगलों में भी हुआ। मुगलों में खैर उनको माओं का इंकरेजमेंट की जरूरत नहीं थी, भाई भाई का गला काट के ले आया। सर आपने देखा इन्होंने एक बिल पास करने को कहा इस इंसिडेंट के बाद। एक इंटरव्यू में देख रही थी मेरे ख्याल मोहित पीरजादा के साथ, इमरान खान साहब का, तो वो कह रहे थे मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं चेक कर रहा हूँ और फिर हम बिल बनाएंगे और लेकर आएंगे कि इसमें जो पकड़ा जाता है उसको हम या तो कोई इंजेक्शन लगा दें या कोई केमिकल ऐसा कर दें। केमिकल कैस्ट्रेशन कर देंगे। बिल्कुल। तो ये मतलब देखिए ना, कहाँ होता है दुनिया में ये दुनिया में आज तक यही होता था ना। ये जो यूनिक्स कहलाते थे, जो गोरों को पकड़ के उनको कैस्ट्रेट करते थे और फिर अपनी जो तुर्कों की वो होती थी, व्हाट्स द वर्ड, जहां हरम जो होता था कि 200 बीवियां हैं, तो उनको चेक करने के लिए ये सारे वो गुलाम जिनको कैस्ट्रेट करते, उस जमाने में केमिकल कैस्ट्रेशन होती थी, छुरी चला दो वो बंदा आपके लिए आपका ट्रस्टेड नौकर होता था, क्योंकि आपको ये एश्योरेंस है कि ये मेरी बीवी जिसके पास में गए हुए 3 महीने हो गए हैं वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। So we are the product of cultures that are so degrading to the mother, to the wife, to the daughter, कि हमें इसी ऐसे ही नहीं जूते पड़ रहे सारी दुनिया में। मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटियों के अलावा मेरी कोई एटलीस्ट 10-15 नीसेज हैं। आप यकीन करिए किसी एक ने भी ना किसी देसी से मुसलमान से शादी की है, फॉर द सिंपल रीजन कि मर्द तो होता है, मर्द के साथ जो बैगेज आता है ना सास का, वो एक और टॉर्चर होता है, उससे भाग जाती बच्चियां। नोबडी वांट्स टू बी इन दिस मेस। लेकिन सर ये तो खूबसूरती है हमारे कल्चर की कि जो हस्बैंड की फैमिली या मदर और फादर है उनका ख्याल रखना। मतलब मेरी दादी तो दादा दादी हमेशा हमारे साथ रहे थे। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई दादा खास दादी का साथ रहने का क्या मसला, साथ तो रहेंगे। नहीं। आप कह रहे थे सास भी साथ आप, आएगी तो आपकी जो सास है, सर मेरी नहीं, मैं अपनी दादी की बात कर रही हूँ मैं अपनी दादी वादी सबकी आपसे मतलब, जो पाकिस्तानी बच्चियों हाँ। की सासें होती हैं उनका क्या काम होता है? आपका सबसे बड़ा घर का डोमेस्टिक इशू प्रॉब्लम क्या है कि घर की इंचार्ज कौन है? जब तक वो नहीं मरेगी आपको तो किचन के अंदर आप नहीं कुछ कर सकते। तो सर उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, मेरा हाँ नहीं ख्याल करते कि रहिए, वहीं रहिए, फिर जहाँ हैं आप करते रहिए वही। आप नहीं। मैं प्रोडक्ट हुए ना, घर में एक नौकरानी, छोटी नौकरानी आ गई ना घर में, नहीं वो नहीं सर अपनी इधर सास की खिदमत करती रही, अब तुम अपनी सास की खिदमत करो नहीं नहीं सर इधर सॉरी मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी क्योंकि ना। आप कहाँ करें, तो मुझे मदर पता है तुमने भी घर वहीं रहना है सबके पास। मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग इंस्टीट्यूशंस इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन। एक तो दुल्हन होती 15-16 साल की है, उसकी शादी हो जाती है, आप देखें नहीं हो इससे बड़ी नहीं हो पाती, जाने दे। 18 साल पे तो मातम होता है कि तेरा की बनेगा, तेन कौन चुकेगा। ये पंजाबी में गाली है, वो औरतें यूं कर करके हाय तेन कौन चुकेगा, दैट इज एन एक्सप्रेशन वी कैरी। अब उसमें आप सोच लीजिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ डॉटर। और वो गई उधर और दूसरे दिन मेरी सिस्टर्स हैं, आई नो शी पास्ड अवे नाउ, सेकंड डे थर्ड डे बर्तन आ जाते हैं साफ करने के लिए। ऐसी बात नहीं है, आप फिक्र ना करें, आप कि शायद पंजाबियों से ज्यादा वो इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा नहीं ऐसा नहीं। मे बी आई एम डिफरेंट। मैंने मैंने अपने घर में भी कभी इस तरह का कोई क्लैश नहीं देखा और
आई फील कि बरकत होती है अगर अगर बड़े घर में हो, और अगर वो कुछ कह रहे हैं कि ये चीज इधर के बजाय उधर रख दो तो क्या फर्क पड़ता है, उधर रख दो, क्या इशू है? अच्छा, ये मुझे सर, बताइए, ये बरकत इस मुल्क पे क्यों नहीं आ रही? यहाँ तो कोई करोड़ों के हिसाब से बहू बैठी हुई हैं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं कि द स्टेटस ऑफ वुमेन जो फंडामेंटली हसन निसार साहब भी नहीं दे सके, और पाकिस्तान की मुझे लगता है कोई औरत भी नहीं देगी अपने आप को, क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि इतना पढ़ने का फायदा क्या कि बाद में नौकरी करनी पड़े, ये भी पाकिस्तानी पढ़ी लिखी लड़कियों का है ना, कि पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं क्योंकि शादी हो किसी डॉक्टर वाली फैमिली में। ये थोड़ी होता है कि जाके गंदे गंदे पेशेंट्स का इलाज करें। छू, गंदे कहीं के सिविल हॉस्पिटल में कौन नौकरी करता है? जो सारी 80% ऑफ योर फीमेल डॉक्टर्स गेट अ डिग्री ऑफ MBBS सो दैट दे कैन बी अच्छा रिश्ता है उनका, तो फिर वो घर बैठ जाती, बोले इतने पढ़ने की क्या जरूरत है? इधर मैं आपसे एग्री करूंगी कि मेरी फैमिली में भी आधे से ज्यादा घर बैठी में मेडिकल करके। हाँ, सब बैठे हुए हैं। शादी बड़ी जल्दी होती है, और फिर डॉक्टरों की डॉक्टर की फैमिली से होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा कहीं और चला जाए। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया। बिल्कुल, आप ये बात में मैं आपसे एग्री करूंगी, लेकिन पिछली वाली से नहीं। लेकिन सर मुझे बताई गई शिया सुन्नी क्यों बार बार हमारे यहाँ ये एक क्या चल पड़ता है? क्योंकि या मैंने या उस तो तरह मुसलमान है ही नहीं। शिया जी शिया को कब माना किसी ने मुसलमान? आपको पता है तारीख क्या है? मैं चश्मा भी साफ करूं ना। जी उसने कहा कि आप मुसलमान हैं। मुझे नहीं, आप शायद काजमी है तो शायद आप शिया हो, तो आपको तो नहीं कोई एक्सेप्ट करना सिवाय हिंदुस्तान के। दुनिया के किसी जगह में कोई शिया अपने आप को शिया नहीं कह सकता। डू यू नो दिस? सही। तो जब ये देखिए, पहले तो समझें कि वर्ड शिया क्या है। शिया जस्ट मींस पार्टी। एक शिया उस्मान थे और एक शिया अली थे। उस्मान की पार्टी और अली की पार्टी, जिनके बीच में जो हजरत उस्मान ने अपनी आप की कुर्सी खुतबे की 3 स्टेप्स ऊपर करके अपने आप को खलीफतुल्लाह कहा। खलीफ अबू बकर ने खलीफतुर रसूल कहा, उमर ने खलीफतुर रसूल व अल्लाह कहा। इन्होंने कहा सब छोड़ दे, मैं हूं सब। बड़ी ट्रेजेडी दोनों के साथ हुई। हजरत उस्मान को भी कत्ल किया गया उनके अपने घर में। और वो आप अगर डिस्कशन समझें तो लोग कहते हैं कि वो हसन और हुसैन को बचाना चाहिए था और उन्होंने जान के छोड़ दिया। अरे छोड़ो भैया, वो जाने दें। और क्योंकि लफ्ज शिया अली, जिस शख्स ने यमन से थे वो, जिन शख्स ने ये लेबल इजाद किया, वो ओरिजिनली यहूदी था। तो हमारे सुन्नी भाइयों ने या मुआविया और उमैयदों ने ये कहा कि ये सारे के सारे यहूदी हैं जो इस्लाम में एंटर हो रहे हैं सीक्रेटली। अजब बात यह है कि हर कोई जो मुसलमान हुआ वो या तो पेगन था, बुत परस्त था, उससे मुसलमान हुआ, या ईसाई था या यहूदी था। कोई फैक्ट्री तो नहीं थी जहाँ मुसलमान बन रहे थे, लोग कन्वर्ट हुए तो मुसलमान बने ना। तो अगर शिया अली जो हैं वो यहूदी हैं, तो शिया उस्मान जो हैं जिनको सुन्नी कहा जाता है, वो क्या हुए फिर? उनमें भी तो यहूदी थे। तो आप ये सोचिए कि ऑन वन साइड मैं समझता हूं कि करबला से पहले की बात है कि दे वर डिटर्मिन्ड एज नॉन मुस्लिम्स। और टेक्टिकल या एरर आप समझे हो गया इमाम हुसैन से कि वो निकल नहीं पाए, हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे। एक जो उनकी बीवी थी वो तो ईरान निकल गई, उनका बहुत वो उसी वक्त शी वाज अलाउड टू एस्केप। ये उस दिन से नहीं, उससे पहले ही जब यजीद ने छोटे से कागज पे लिख के भेजा मदीना में हजरत अली को कि मुझ पे बैत करो,
और यजीद को अरबी नहीं आती थी, उसकी माँ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थी। ये सारे उमैयदों के बेटे जो थे, जो खलीफा बने, इनकी माएँ या पर्शियन थी या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ग्रीक थी, क्योंकि वहाँ धुली धुलाई दुल्हन मिलती थी। ये अरब दुनिया में तो पानी नहीं था, तो इसीलिए तो मक्का मदीना छोड़ के सब भागे वहाँ से ना। अब जब आप समझ ही नहीं रहे हैं इनको मुसलमान, और सिर्फ हिंदुस्तान में शिया आके बसे हैं, इमाम हुसैन की भी औलादों ने आके राजा दाहिर के यहाँ पनाह ली, उनको वहाँ मारा गया। ना अरब दुनिया में, ना इजिप्ट, ना आपका शाम, इराक, बिलाद शाम जिसे कहते थे, ना तुर्की, कहीं पे आपको शिया नहीं मिलेगा। और जो सन 900 के अंदर फातमीन की खिलाफत थी मिस्र में, जो मिस्र एक शिया मुल्क था, उसके अंदर आपके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आके, हमारा जो बहुत बड़ा हीरो है, कंप्लीट मैसेकर किया वहाँ शियों का। जो सारे आके फिर ये इस्माइली हैं, दाऊदी बोरा, ये भी हिंदुस्तान में आके बसे। तो जब आपने पिछले 1000 साल से, 1400 साल से शियाओं को मुसलमान ही नहीं माना, तो ये तो अब खुल के बात कर रहे हैं कि भाई आप चाकू छुरी छोड़िए, जहां ये मजलिस होती है इसमें ग्रेनेड फेंक दीजिए आप। तो खुल्लम खुल्ला बात हो रही है ना। सुन्नी जो जमातें हैं, मैंने तो जो जुलूस देखा, I have never seen a procession like this. यानी 1977 में, 1968 में डिक्टेटर्स के अगेंस्ट जुलूस निकलते थे। I have never seen something like this. और खुला वो इमाम बाड़ों के ऊपर हमला। और शियों का भी है ना कि वो उन्होंने अपने इमाम बाड़ों के क्या कहते हैं, इमाम बरगा, समथिंग लाइक दैट। ये ईरानी बनने का शौक जो हो गया ना पाकिस्तान के शियों को, और ईरान का कोई आदमी घास डालेगा हमें? दे ट्रीट अस लाइक गार्बेज। मैं आपको बता रहा हूं, सियाह, हमें सियाह कहा जाता है। शिया विया सुन्नी उन्नी दुनिया में कहीं और नहीं है। तुर्क है, अरब है, इंडोनेशियन है, बांग्लादेशी है। ये सिर्फ बीमारी पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्दर्न बेल्ट की है, उर्दू बोलने वालों की बीमारी का। बलोचों में आपने सुना है कभी शिया सुन्नी की लड़ाई हो गई हो? या सिंध में एक दूसरे को मार? ये सिर्फ उर्दू की वो आपको तोहफा आपको मिला कि ले आइए, जाइए पाकिस्तान और मरिए, आके आपस में लड़िए। लेकिन इस तरह अभी जो लेटेस्ट हुआ था उसमें दो चीजें कही जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो आसिम बाजवा का स्कैंडल निकला है उसको छुपाने के लिए ये एक तरह की एक्टिविटी कराई गई ताकि सब लोग उधर देखने लगे। और एक जो ग्रुप है वो ये कह रहा था कि ये इंडिया करवा रहा है। देखिए, फौज का तो इसमें समझ में आता है कि वो फौज जिसका एलिमेंट आईएसआई से जुड़ा हुआ है, कि किसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना रहे। एक तो ये है। उसमें अब हमारे दोस्त जैसे मेयर हैं वो तो सो गए जाके, खुदा गफलत की नींद कर रहे हैं। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो आपके कराची के मेयर हैं, उनका पता ही नहीं क्या है। तो nobody cares for anything except money in पाकिस्तान। अगर शियाओं के जिंदा रहने से किसी की जेब गर्म होती तो शिया जिंदाबाद। और अगर आप पे कोई मसला हो रहा है और आप बदनाम किसी को कर सकते हैं, और कोई देखे ना, अब तो शहर के अंदर शियों पे अटैक हुआ है तो बात हुई ना। जो बलूचिस्तान के अंदर पिछले ख़ास तौर पे नवाब अकबर बुगटी के असैसिनेशन के बाद तो 50,000 लोग मर गए, गायब हैं लोग, डेड बॉडीज मिल रही हैं। उस पर तो कोई नहीं बोलता क्योंकि हम उनको इंसान ही नहीं समझते। तो खैर, आई एम डाइग्रेसिंग, बट दिस इज व्हाई आई से कि ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है पाकिस्तान। इट डजंट हैव टू अनरेवल, ये मैं नहीं कहना, जरूरी नहीं, लेकिन हरकतें सारी ऐसी हैं कि ये एक साथ नहीं रह सकते।
पंजाब ने इतना दरियाओं का पानी सिंध का लिया है कि मंचर लेक, जो पूरी दुनिया में बर्ड सेंचुरी समझी जाती थी, दैट हैज ड्राइड अप, क्योंकि वो सारा पानी वहां निकाल के उसका जो नमकीन, वो सेम जिसे कहते हैं, वो चला आ रहा है, और इंडस सूख गया। तो आप समझते हैं कि वहां नीचे रहने वाले सिंध के लोग कब तक खामोश रहेंगे? या जो ऊपर के डैम्स बने हुए हैं, या बहुत पीटीएम वालों के साथ क्या विषयां हैं, पश्तून जो तहरीक मुमू, वो तो सारे सुन्नी हैं, नमाजी परहेजगार लोग हैं, उनकी भी पिटाई हो रही है। आप जिसको देखें कोई ना कोई किसी ना किसी की पिटाई कर रहा होता है, बिकॉज सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, सेंस ऑफ वो नहीं, कि सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी नहीं होती कि मुझे इत्मीनान है कि मैं 71 का हूँ, आई एम ओके। ये नहीं है कि यार मुझे आज पप्पू ने सलाम करने नहीं आया, स्कूल डायरेक्ट चला गया। अब हमारे यहाँ पाँव नहीं छुए, बेटा सर पे हाथ रख दो, जो पता नहीं फिलोसफर बन जाते हैं लोग, अजीब किस्म के। आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, कि अब मैं अब्बा हजूर हो गया हूं, तो अब मैं मुझे कुछ मिलना चाहिए इसके एवज। वी आर वेरी ट्रॉमेटाइज बाय वन सिंगल फैक्टर, जो सबसे पहले हमने किया कि पंजाबी जबान पे पाबंदी लगाई। मैं कल टीवी पे देख रहा था, वो एक होस्टेस जो थी, शी वॉज, कल बात कल्चर पे हो रही थी पाकिस्तान की, उसमें वो नहीं है, एक शो आया करता था, अफजल इकबाल नाम है, क्या है, बहुत सारे कॉमेडियन उसमें बैठते थे और बोलते थे। आपको याद होगा कि हर वो शख्स जो पंजाबी बोलता था वो होता था कॉमेडियन, और हर वो शख्स जो उर्दू बोलता था, खासतौर पे ये जो होस्ट थे, ये अमेरिका की बात करते थे, I-99 की बात करते थे, इधर उधर की, वो उर्दू में बात करते थे। अब 3 पंजाबी एक टेलीविजन शो पे डिस्कस कर रहे थे, एक फेक ब्लॉन्ड थी और 2 पंजाबी पाकिस्तान के कल्चर में बात कर रहे थे उर्दू में। यू आर टॉकिंग अमंगस्ट योरसेल्व्स, और तुम किस कल्चर की बात कर रहे हो जो तुम अपनी माँ बोली से शर्मिंदा हो? तो when we are ashamed of our language, ये ऐसी बात है कि आप उर्दू से शर्मिंदा हो? How can you be ashamed of any language? आपकी जबान अगर है फारसी या बंगाली से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको पाकिस्तान में 100% पंजाबी, जो who form 70% of Pakistan, will never come on TV and speak in Punjabi. Never. 70 साल हो गए वो अपने आप को गलत एक्सेंट में इंग्लिश भी पंजाबी में बोलते हैं, उर्दू भी पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में नहीं बोलते। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वी आर अनश्योर ऑफ हु वी आर। लेकिन सर ये भी है ना कि हम एक दूसरे पे, जैसे आपकी बात से मुझे याद है कि हम एक दूसरे पे लतीफे भी बहुत बनाते हैं। जैसे मैं एक दफा लाहौर प्रेस क्लब में बैठी थी, तो वहां पे सारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, हसन साहब भी थे और भी कई लोग थे। तो वहां पे जो है ये साफी साहब बैठे हुए थे, सलीम साफी साहब जो है जियो के। तो उनको पता नहीं क्या सूझी कि वो बीच में वो अकेले पठान थे जो बैठे थे, सारे पंजाबी थे वहां पे। कहने लगे, एक मैंने लतीफा सुनाना है। उन्होंने कहा हाँ सुनाए। कहने लगे कि एक पठान था और वो पंजाबियों की तरह सोच रहा था। अच्छा, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने, उनको लगा शायद सुना नहीं। उन्होंने फिर बोला कि एक पठान था लेकिन वो पंजाबियों की तरह सोच रहा था। तो हसन साहब कहते हैं अच्छा आपका मतलब है वो इंसानों की तरह सोच रहा था। तो देखिए, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर इज पार्ट ऑफ ऑल पीपल। सब अपना मजाक उड़ाना इज अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ ह्यूमर। वो एक दफा वली खान ने कहा कि मैं किसी भी एक्सेंट में बोलूं तो ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा उर्दू पश्तो एक्सेंट में है तो मुझे ये सिर्फ चौकीदार से ज्यादा बनने ही नहीं देते। कि कराची प्रेस क्लब में कहा, बोला हम जो बात भी बोलते हैं चौकीदार कहाँ से आ गया। तो all of that considering, after 70 years, the only people ashamed of their mother tongue are Punjabis. ये नहीं कि कोई माइनॉरिटी है कि कराची के गुजरातियों को गुजराती नहीं बोलनी,
ये 70% ऑफ द पॉपुलेशन ने अपने आप पे खुद पाबंदी लगा, ओए तेनू स्कूल भेजिया सी, तू पंजाबी बोल के आ रही है कर, एक चपट लगा देते कि स्कूल भेजा है और तू घर में पंजाबी बोल रहा है। लुक एट दैट इक्वेशन, इट मीन्स के पंजाबी शुड बी ओनली स्पोकन टू द इलिटरेट और इज अ लैंग्वेज ऑफ द इडियट। ये पंजाबी खुद कह रहा है। और इससे हमें आजादी मिलेगी जब हम उर्दू बोलेंगे। वो 70 साल में आज तक कोई पंजाबी ठीक से आपको हर एक की एक्सेंट में नजर आ जाता है। हसन निसार में भी आपको 5-10% वो छिड़काव मिलता है पंजाबी का। अच्छा सर, एक इन्होंने और बिल लेकर आए हैं जो इन्होंने पास करवाया है कि अगर किसी ने आर्मी को कुछ कहा, मजाक उड़ाया, कोई इल्जाम लगाया, कोई पूछा, कोई रसीदें मांगी कि भाई वो आपकी इतनी सारी जो पिज्जा फ्रेंचाइज है तो रसीदें दे दो, तो उसके ऊपर जो है वो 2 साल की कैद और 5 लाख जुर्माना। तो इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ पॉलिटिशियंस ही हैं जिनकी गर्दन पतली होती है उन्हीं को बोला जा सकता है? इसके अलावा ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी समझ रही कि बिल का मतलब है वो बिल जिससे पैसे मिलते हैं। कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि फौज को इस मुकाम पे लाने के अंदर पाकिस्तान के सबसे जो इस वक्त एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अयूब खान अकेले नहीं आए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ आए थे 1959 का इलेक्शन रोकने के लिए, क्योंकि उनको डर था कि नेशनल आर्मी पार्टी वुड विन दोज इलेक्शंस। दे स्टेज्ड अ कू, और आपने पहले 1 यूनिट बना दिया था। और उस जमाने में मैं स्कूल में था, मुझे याद है हर जगह लिखा होता था 1 यूनिट तोड़ दो। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये, आई हैड टू आस्क माय फादर 1 यूनिट क्या है। इन्होंने 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविंसेस गायब करके बंगालियों का वोट कम करके ये किया। और उसके बावजूद नेशनल आर्मी पार्टी उस जमाने में एक ही होती थी, जो आप आजकल अवामी नेशनल पार्टी जिसे कहते हैं, and it was the dominant political party both in East and West Pakistan. मौलाना भाषानी से लेके आपके वली खान और मीर बिजिंजो, गुलाम मोहम्मद लेगारी, पंजाब के अंदर सीआर असलम, मिर्ज़ा इब्राहिम, अभी ये सारे एरिक सिप्रियन, ये सब लोग थे। उनको रोकने के लिए भुट्टो साहब ने फौज के साथ मिलकर कू कर दिया और बन गए मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर जब इनको 67-68 में when he saw the opportunity, ताशकंद डिक्लेरेशन के बाद, he started the movement after he in fact captured the movement. मूवमेंट अयूब खान के अगेंस्ट थी ढाका और कराची में। ये लाहौर पिंडी विंडी में कोई तंग नहीं था। मैंने आई हैव ट्रैवल्ड एंड आई हैव सीन नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग। जो कराची और ढाका और क्वेटा पेशावर के अंदर था, दैट वाज द ओनली गेम। उसके अंदर भी फिर भुट्टो साहब इंटरवीन किए, एंड जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, ही सेड इधर तुम उधर हम। आपको नहीं याद होगा, ये हेडलाइन थी। और एक अखबार ने लिखा था ठा, हेडलाइन थी, लाहौर का पर्चा था, क्योंकि ही टोल्ड शेख मुजीब दैट इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर, you will be prime minister of not West Pakistan but East Pakistan। तो मुल्क टूट गया। उसके बाद फिर भुट्टो साहब आए 72 में, फिर उन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ओवरथ्रो की, और जो इंडिया से फौजी आए थे कैदी, 5 साल की खाना जंगी कराई वहां पे। तो देखिए, इसमें कई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं शुरू से। जिन्ना साहब की जिंदगी के अंदर उन्होंने बुलाया, एक पॉलिटिशियन होते थे ममडोट साहब, उनकी गवर्नमेंट थी, दौलताना साहब को बुला के कहा कि इसकी तख्ता उल्टो। सिंध के अंदर खोड़ो साहब की गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया। फ्रंटियर में गफ्फार खान की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसका तख्ता उल्टा। ये तो हमारे जिन्ना साहब ने किया है। तो बाकी का हम क्या करेंगे? ना हम किसी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में ये पढ़ाया जाता है, ना कहीं हिस्ट्री बुक्स में है, ना, देयर इज नथिंग देयर। And everything that I found was books that were not even available in Pakistan.
जस्ट हॉरिफिक कि किस तरह जो प्राइम मिनिस्टर जिसको बनना था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, हिज एंट्री वाज बैंड इन पाकिस्तान। ही वाज द ओन, सिर्फ एक प्रोविंस में मुस्लिम लीग जीती थी और वो था बंगाल, और प्राइम मिनिस्टर बंगाल थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी। पार्टीशन हुआ, he was not allowed to enter East Pakistan. Can you imagine that? और लियाकत अली खान पता नहीं आपके कहाँ दिल्ली के पास वो हरियाणा से आए थे, वो बन गए, जो पाकिस्तान में कभी नहीं रहे, वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। सर वो तो अभी भी आपने देखा ही है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में, और कई दफा जो है लोग बाहर से ब्रीफकेस लेकर आए, प्राइम मिनिस्टर बने और निकल गए। लेकिन इनके फादर का कभी पता करें ना, मुशर्रफ साहब के अब्बा हजूर कौन से सूटकेस लाए थे और कैसे एम्बेसडर बन गए थे टर्की में जाके। There were people who just arrived and got diplomatic posts, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग थे। ये भी याद रखिए आप। लेकिन साहब की किताब भी पढ़िए आप। जरूर सर, बिल्कुल आप मुझे से आए और होम सेक्रेटरी बन गए। सर मुझे एक चीज बताइएगा कि ये जैसे आसिम सलीम बाजवा साहब का जो स्कैंडल निकला, तो आप बेशक ये कहें कि जी अगर किसी ने बात की तो हम जुर्माना कर देंगे, हम कैद कर देंगे, लेकिन आपको लगता है पब्लिक रुकेगी या पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे अपनी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि चीज चल पड़ेगी और सबकी बारी बारी जो है क्लास हो जाएगी? मैं कह नहीं सकता हूं, मुझे पाकिस्तान गए हुए तकरीबन 20 साल हो गए, शायद कभी जाऊं भी नहीं, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि जितने डिक्टेटर पाकिस्तानियों ने ओवरथ्रो किए दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो इनमें रेजिलियंस बहुत है, कैपेबिलिटी इंतहा की है। इनकी बदनसीबी ये है कि वो अपने आप को पहचान ही नहीं सके आज तक कि उनका रोल क्या है दुनिया में। तो इस पे ये क्या रोकेंगे? ये लोगों को उठवा के मरवा देंगे। वो हयात बलोच को कैसे मारा है? उसके माँ बाप के सामने ही मारा। कितने बच्चियां वो प्रेस क्लब के सामने जो बलोचों और सिंधी जो डिसअपियर्ड हैं उन पे अटैक करवाया मौलवियों से। अभी ये 2-4 दिन पहले की बात है। किस किस को आप मारेंगे? लोग रुक जाएंगे, लेकिन आपने फिर आप कितने जनरल हैं और कितने भागेंगे और कितने मुल्कों में रहेंगे जाके? हमारे यहाँ कनाडा में एसोसिएशन है क्या, वॉर वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स क्लब। पाकिस्तान आर्मी का इतना जनरल इधर बैठा हुआ है कि उनका क्लब है जिसका नाम है आर्मी वेटरन्स क्लब, और कर्नल वर्नल तो कुछ नहीं रखता वहां। ऐसे सिगार पी रहे थे, पाइप पी रहे थे, और आपको यहाँ हमारे शहरों में शाम के वक्त उनकी चाल से पता चल जाता है फौजी जा रहा है। छड़ी बगल में रख के ना चला जा रहा है। अबे कौन सी छड़ी, तू रिटायर हो गया, लूट लिया मुल्क को, कनाडा आ गया, अब तो माफ कर दो। बट entire culture of the country has become accepting of corruption at some stage. Everyone सच बोलना is बेवकूफ की निशानी ना। तो ना कोई सामने खड़ा होता है। वो लोग जैसे मौलवी तमीजुद्दीन थे, स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, बड़े बड़े बहादुर लोग हमने देखे पाकिस्तान में, पंजाब से भी, कराची से भी, सिंध से भी, कैसे कैसे नाम हम, आई हैव वॉक्ड विद देम एंड उनके कदमों में बैठ के हमने सीखा। लेकिन हो सकता हो, मुझे ना पता हो, लेकिन लगता नहीं है कि हमारे यहाँ जो सच्चाई की जंग है, जिसमें हम कहते हैं ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, जो इंडिया का मोटो है बाय द वे, वो ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ सच चल रहा है, वहाँ भी काफ़ी गोलीबाजी होती, लेकिन we do not have the capability now of an alternative leadership जो कहे कि बहुत हो गई, हम मरने को लिए तैयार हैं, मारो। और इसमें मुल्क टूटेगा, क्योंकि जो बॉन्ड्स ऑफ आपको 70 साल में एक होने का मौका दिया हिस्टोरिकली, आप बंगाली जबान को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनाते, कैपिटल ढाका में रखते, तो कभी जाता कोई?
मेजॉरिटी वहां रहती थी और कैपिटल था कराची में। जबान थी बंगाली और पंजाबी, आपने कर दी उर्दू। तो ये अब भी ठीक हो सकता है। मैं तो सीरियसली बिलीव करता हूं कि जिस दिन मरियम नवाज ने लाहौर में या मुल्तान में खड़े होकर तकरीर पंजाबी में की, पीपल विल सडनली रियलाइज एंड इट विल हिट देम। लेकिन आप देखें, आपने तो खैर देखा हुआ कैसे कैसी जबान में पाकिस्तानी बोलते हैं इंडियन टीवी पे, हंसी आती है। सर पाकिस्तान में तो आज भी मैंने जो देखा है वो ये कि एक तो यहाँ पे चमचा कल्चर है कि अगर आप जी भर के चमचागिरी करें तो आगे जा सकते हैं, या फिर पर्ची सिस्टम है हर फील्ड में, चाहे वो यस, मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, किसी जगह हो, हॉस्पिटल हो, कहीं जाना हो, तो वो पर्ची चलती है या फिर चमचागिरी चलती है। यहाँ पे क्या पहले भी ऐसे होता था? पहले भी था टू ऐसी डिग्री, लेकिन हमारे जैसे लोगों को पाकिस्तान टेलीविजन में प्रोड्यूसर बनने का मौका मिला व्हेन आई हैड बीन इम्प्रिजन ट्वाइस। तो वो तो किसी सूरत नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे साथ के जितने मेरे कॉलीग्स थे, आई डाउट इफ एनीवन केम थ्रू किसी की चमचागिरी से या कुछ भी। देयर वाज बोथ। और मैं सिर्फ आईसीएस की बात, सीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरली, देयर वाज प्रोविजन फॉर ब्राइट पीपल टू राइज। हमारे साथ स्कूल के लड़के हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ हैं, वो अपने ही उस पे राइज किए ना। लेकिन उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस डिटेरिएट कर रहे हैं। तो अब तो anyone can become anything ना, क्योंकि अब फौज is in total control and the prime minister is complete at a loss। उसको बेचारे को पता ही नहीं है। वो कह रहा है फहाशी, वो आदमी जिसकी पूरी पर्सनालिटी फहाशी पे बेस्ड है, जिसकी बीवियां क्या बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि तू मेरा बाप है, एक्सेप्ट कर दे। वो नहीं जानता कभी। सब तस्वीरें पुरानी हैं। एंड स्पॉइल्ड चाइल्ड, फेक आइडेंटिटी, जाली पठान। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। या तो मिलिट्री हो, डिक्टेटरशिप हो, तो आपको पता है आप किससे खेल रहे हैं। अब आपका फॉरेन मिनिस्टर किसी ऐसी बातें कर देता। आपके जो करीबी दोस्त मुल्क थे वो कहते हैं बाबा कचरे को कहां से पता, ना सऊदी अरेबिया ना यूएई। आई रिमेम्बर व्हेन शेख अल नयान का पैलेस बना था हाईवे के पास, इट वाज हिज सेकंड होम कराची। आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी में कम से कम 200-300 अरब स्टूडेंट होते थे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने आते थे, जिसमें सऊदीज, पैलेस्टीनियंस बहुत थे, आपके यमन से लोग थे, इराक से थे। दे वुड कम टू स्टडी इन कराची। अब मैं नहीं समझता हूँ, मैं भी आते होंगे, लेकिन उन मदरसों के लोग आते होंगे। आई डाउट इफ समबडी वुड गो टू कराची कि मैं वहां पढ़ना जान। और कराची यूनिवर्सिटी की कुछ तस्वीरें मैंने देखी। हो सकता है कि किसी मेडिकल कॉलेज आगा खान वगैरह में कोई आता हो, वरना वैसे नहीं। लेकिन सर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि अभी हम एफएटीएफ से निकल पाएंगे, क्योंकि बहुत ये बिल आ रहे हैं असेंबली में, पता नहीं किस किस्म का एफएटीएफ का, आपको लग रहा है कि ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि रिश्वत दे देंगे ये कुछ लोगों को। 1 मिलियन लिफाफे में दे दिए किसी को, तो वी आर वेरी गुड एट दैट। आपका हर अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान जब वो जाता है तो प्रो पाकिस्तान होता है। ऐसी वजह, कुछ तो वजह होती है ना। तो इसीलिए कभी कोई आपको अमेरिका में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी नहीं करता। इस मामले में तो हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पैसे क्यों देने के लिए? We are unashamedly corrupt.
जहां आपके लिफाफा जर्नलिज्म वर्ड इजाद हो जाए. And the word lifafa has itself adopted a meaning that means that there will be money for you as a bride. This whole country, nobody considers corruption as anything wrong. मैं तो sometimes feel surprised. आपको लग रहा है लिफाफा लेके ग्रिल से निकाल देंगे? Is it possible? It is possible. जो मुझे बताइए को पाक एम्बेसडर जो हो, वो पैटरसन थी जो यहाँ से निकल के इजिप्ट गई थी जब बेंगाजी में अटैक हुआ था. तो कोई कहता कभी किसी भी एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान क्रिटिसाइज किया है? आपको ये हैरानकुन बात नहीं लगती? लेकिन सर अगर ऐसा ही होना होता तो हम कब के निकल गए होते? हम क्यों अभी तक बात नहीं है. ये तो आप हैं उसमें. अब पॉइंट ये है कि निकालने के लिए आपको जरूरत है. तो ये निकल इसलिए नहीं सकती क्योंकि द नेट हैज बिकम वेरी वाइड. ये कोशिश करेंगे और हो भी सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया आज. थैंक यू सो मच. ओके, खुदा हाफिज़.